अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो एजेंसी हम देख रहे थे, कल इसको हमने देखा था कि प्रिंसिपल और एजेंट कैसे अपॉइंट होता है, उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं एजेंट्स की और प्रिंसिपल की। तो आज हमने ये देखना है कि सब एजेंट कौन होता है और उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और साथ में रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन जिसको कहते हैं कि अगर कोई एक्ट ऐसा सब एजेंट या एजेंट कर देता है जो या तो ऑथराइज्ड है तब या अनऑथराइज्ड है तब, तो ऐसी सूरत में उसकी क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये दो टॉपिक अब आज हमने एजेंसी में देखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने सब एजेंट देखा, एजेंट कल देखा कि एजेंट के थ्रू भी काम होते हैं और एजेंट को एम्प्लॉय करता है, बट एजेंसी जो क्रिएट होती है विदाउट कंसिडरेशन होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, उसको अलाउ किया जाता है एजेंट को या सब एजेंट को, क्या कि आप बिजनेस, और या कुछ बिजनेस ही ऐसे होते हैं जिनकी नीड होती है कि वो सब एजेंट्स के बिना चल ही नहीं सकते। मतलब वो उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है जैसे कि आप समझ लें आड़त है, आड़ती का एजेंसी है, आड़ती ने एक बंदा रखा होता है, अब उसने आगे 100 बंदा रखा होता है, तो वो सारे जो हैं वो क्या है, आगे उसके सब एजेंट्स हैं, तो वो काम इस तरह करते हैं। तो वो एजेंसी क्रिएट हुई है बट वो सब एजेंट्स के साथ चल रहा है। अब ये देखा जाएगा कि अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, क्या कि एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली आर इम्प्लॉयडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली, जो उसने खुद करने वो किसी दूसरे को नहीं करेगा। अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड आ सब एजेंट में, वही मैंने कहा ना कुछ उसकी नेचर ऐसी होती है ट्रेड का, आर फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी आ सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। ठीक है, वो अनलेस है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कोई नहीं सकता बिजनेस ही ऐसा जी। इसी तरह सब एजेंट डिफाइंड, सब एजेंट को डिफाइन कर रहा है अब कि वो क्या है, जैसे ये 191 में है, कहता सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय कौन, एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। वो ही अपॉइंट करेगा, उसके अंडर ही काम करेगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, मतलब अगर प्रॉपरली अपॉइंट दोनों की मर्जी से हुआ तो फिर रिप्रेजेंट प्रिंसिपल को भी कर रहा है। कहता है वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल इज सो फॉर एज रिगार्ड थर्ड पर्सन, अगर कोई तीसरा बंदा है represented by the sub agent and is bound by and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by principal। है सब एजेंट बट ऐसे ही होगा जैसे कि वो भी एजेंट है, यानी डायरेक्टली प्रिंसिपल नहीं अपॉइंट। हाँ, तो वो प्रॉपरली है। अब ऐसी सूरत में एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और सब एजेंट की क्या होगी। ऐसी सूरत में एजेंट की और सब एजेंट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो दोनों लिखी हुई हैं। क्या है, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एंड सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और रॉन्गफुल डूइंग। जो कोई विलफुल रॉन्ग करेगा, इन दो सूरतों में फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग की सूरत में प्रिंसिपल को जवाबदेह है, अदरवाइज वो सब एजेंट को ही कहेगा, ऑल दो के प्रॉपर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और 193 कहता है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। यहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंटेड था, हाँ, अब यहाँ पे विदाउट अथॉरिटी की बात कर रहा है 193 जी। वो कहता है वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग प्रॉपर अथॉरिटी टू डू सो has appointed a person to act as a sub-agent. The agent stands toward such person in relation of the principal to an agent and is responsible for his act both to principal and to third person. अब एजेंट ने सब एजेंट रख लिया प्रिंसिपल को कहे बिना,
तो वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल को भी है कि तूने क्यों रखा, और थर्ड पर्सन को भी है जिसके साथ सब एजेंट बिजनेस कर रहा है. द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पर्सन सो एम्प्लॉयड, नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. ना वो एजेंट है, सब एजेंट प्रिंसिपल को जवाबदेह है, और ना वो थर्ड पर्सन को जो है ना वो प्रिंसिपल को जवाबदेह है. अब 194 है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी. हाँ, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस इम्प्लॉयड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल इन बिजनेस ऑफ एजेंसी. अब कहता है, मतलब मैं कहता हूँ अपने एजेंट को, यार कोई अच्छा वकील ढूंढ दे जो हमारे इस काम को करे. अब वो अच्छा कोई बंदा ढूंढता है, अब वो फ्रॉड करे, वो अच्छा बंदा ढूंढ के उसको दे देगा. अब वो आगे फ्रॉड करे, मिसप्रेजेंटेशन करे, जो भी करे, वो प्रिंसिपल को जवाब दे, एजेंट जवाब दे नहीं है. हर लोग ढूंढ के उसने नेम किया है उसको, हाँ, हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट. हालांकि वो सब एजेंट नहीं है, बस उसने नाम उसका दिया है. सब एजेंट तो होता है ना जो एजेंट को, हाँ, रेफर किया है. बट एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सच पर पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम, उस हद तक एजेंट है जिस हद तक उसको काम सौंपा जाता है. मतलब आप सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो कला हैं, हम उसको हमें अप्लाई किया जाता है ना, तो हम उस हद तक उसके साथ चलते हैं. फिर 195 है, ये नीचे एग्जांपल दी हुई, यही दी हुई है, ठीक है. ए डायरेक्ट बी हिज सोलिसिटर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पज. बी नेम सी एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल. सी इज नॉट अ सब एजेंट बट इज एजेंट फॉर कंडक्ट ऑफ सेल. उस हद तक एजेंट है बट सब एजेंट नहीं है, ठीक है. हाँ, अब एजेंट ड्यूटी, शाबाश जी. अब एजेंट ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, तो ड्यूटी क्या है वो हमने पहले मैंने आपको बता दी कि ड्यूटी उसकी सिर्फ इस नाम देने की हद तक है. वो फ्रॉड करे, जो भी करे, रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिंसिपल ही है. तो 195 कहता है इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल. अब उसको कहता है यार कोई ढूंढ ले, इसको कर ले. वो बोना फाइडी क्या करता है, एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. मतलब वो गुड फेथ में, हाँ, would exercise in his own case, and if he does this he is not responsible to the principal for act or negligence of agent so selected. ठीक है. मतलब वो कहता है A instruct B a merchant to buy a ship for him. उसको इंस्ट्रक्ट करता है B को कि एक शिप उसके लिए खरीदो. B employs a ship survivor of good reputation to choose a ship for A. वो एक अच्छी रिप्यूट का बंदा कहता है कि यार एक के लिए एक जहाज खरीद दे. द सर्वाइवर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस्ट. बी इज नॉट बट द सर्वाइवर इज रिस्पॉन्सिबल टू ए. हालांकि बी ने उसको कहा है कि, लेकिन गुड फेथ में अच्छा बंदा वो तो ले गया, अब वो कर गया तो उसका तो कोई कसूर नहीं है ना. तो ये बात थी यहाँ तक, ठीक है. तो ये था सब एजेंट का कॉन्सेप्ट और नेमिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट. अब आगे रेक्टिफिकेशन कहता है टर्म. अब जहां पे कह रहा है राइट अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी. अगर वो विदाउट अथॉरिटी को काम कर देता है और वो एजेंट और प्रिंसिपल आके रेटिफाई कर दो, कहते कोई गल नहीं, ठीक है, चाहे एक्सप्रेसली कर दे, हाँ, तो ऐसी सूरत में वो ऐसे समझा जाएगा कि उसने उसकी अथॉरिटी के साथ किया है. अच्छा, कहते हैं एजेंसी इज, वो कहाँ गया, वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी ही मे elect टू रेटिफाई और टू डिसोन एक्ट. अगर तो डिसोन भी कर सकता है ना और रेटिफाई कर सकता है. एंड इफ रेटिफाई देम द सेम इफेक्ट विल फॉलो as if they had been performed by his authority. यानी कि अगर वो रेटिफाई कर देता तो समझा जाएगा कि उसने अथॉरिटी के जरिए किया जी.
और रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉयड। तो ये रेटिफिकेशन जो है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लॉयड भी हो सकती है। कैसे? रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस इम्प्लॉयड इन द कंडक्ट ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन। ठीक है, उसके बिहाफ पे। जैसे इसने नीचे एग्जांपल दी है, ए विदाउट अथॉरिटी बाय गुड्स फॉर बी, उसने अथॉरिटी के बिना बी के लिए चीजें खरीद ली। बाद में बी उन्हीं गुड्स को अपने अकाउंट्स पे अपने जरिए उसको सी को बेच देता है, हालांकि वो तो विदाउट अथॉरिटी खरीदी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्ट से इम्प्लाइडली उसने रेटिफाई कर दिया। भाई एक चीज मैं यहाँ पे ला के रख दूं, ऑब्जेक्शन भी नहीं किया और उसने पकड़ के आगे सेल कर दी। उसने पूछा भी नहीं ये कहाँ से आई है, तो इसका मतलब इम्प्लाइडली रेटिफाई कर लिया। ठीक है। और ए विदाउट बीज अथॉरिटी लैंड बीज मनी टू सी, उसको हाँ, आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, वो इम्प्लाइड है। ठीक। आगे है नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेक्टिफिकेशन। नॉलेज में आना ये वैलिड रेक्टिफिकेशन होगा, ये नहीं कि विदाउट नॉलेज हो गया और सारा तो वो फिर गलत हो गया। भाई चीजें आ गई हैं तो उसने बेच दी हैं तो उसके नॉलेज में आ गई ना, लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो या कुछ मटेरियली डिफेक्टिव चीजें हो तो वो तो रेक्टिफिकेशन में नहीं आई ना। कहता है नो वैलिड रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड बाय पर्सन whose knowledge of fact of the case is materially defective। ठीक है, तो फिर रेक्टिफिकेशन नहीं है। और इसी तरह 199 कहता है इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर रेटिफाई कर दिया तो ऐसा ही हुआ जैसे वाकई बिल्कुल ओरिजिनल वैलिड ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। अ पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ रेटिफाइज द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सच एक्ट परफॉर्म्ड एज अ पार्ट। ठीक है, चाहे वो थोड़ा ऐसा नहीं, उसने होल को रेटिफाई कर दिया, एक हिस्से को नहीं। यानी कि अगर उसका कोई पार्ट ही उसने ट्रांजैक्शन का परफॉर्म किया तो समझा जाएगा होल हो गया जी। और 200 है रेक्टिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। रेटिफाई करने का ये भी मतलब नहीं कि तीसरे को नुकसान पहुंचा दिया जाए। कहता है एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर without such other person's authority, which if done with authority would have effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect। ठीक है, जैसे कि कहता है a hold a lease from B terminable on 3 months notice, C an unauthorized person gives notice of termination to A, the notice cannot be ratified by B so as to be binding on A। ठीक है, तो ये उस तरह बात कर रहा है जैसे A not being authorized देयर बाय B, मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसा थर्ड पर्सन को कोई नुकसान अगर ना हो तो ऐसी सूरत में किसी रेटिफिकेशन का मतलब ये भी नहीं कि किसी को धीरे से कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ये आपका 200 था। तो इंशाल्लाह कल रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे 202 ऑनवर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद हम 210 तक और 211 से एजेंट ड्यूटी टू प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।